अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बता दें, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जल्दी से बता दें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं। ये जो हम डॉक्यूमेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपसे डॉक्यूमेंट का तरीका आपका बहुत अच्छा है और हमें समझ आता है। तो इसके पीछे एक यही वजह है कि जी देखें, हम जो भी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट कोई डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है जी? वो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है जी, उस टॉपिक के अंदर उसकी हिस्ट्री होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, प्लस उसमें फैक्ट एंड सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर उसको ऐड करने की कोशिश की है। ठीक है। तो आपने हमेशा, जब भी आपका कोई भी पेपर हो, सिंगल पेपर का एग्जाम कोई भी आ जाए, आपने इन डॉक्यूमेंट्स को लाजमी एक हफ्ता पहले या 2-3 दिन पहले आपने रीड आउट कर लेना है। फिर जाके आपने एमसीक्यूज को रटा लगाना है। चलें जी। आज का टॉपिक हमारा जी देवबंद मूवमेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जो कि मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट इंस्टीट्यूशन का पहला पार्ट है। अब हमने जो कल किया था, परसों, उसके अंदर हमने रिफॉर्मर्स देखे थे। क्या देखे थे जी? रिफॉर्मर्स। अब रिफॉर्मर्स में हमने डिफरेंट पर्सनालिटीज को देखा था, जिसमें हमने शेख अहमद सिरंदी साहब को देखा था, शाह वलीउल्लाह ऑनवर्ड, सारे जितने भी अंटिल द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, हमने सारे टॉपिक कवर किए। उनके रेलेवेंट जो भी एमसीक्यूज, जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, हमने उसको देखने की कोशिश की, बड़ा डीपली उसको अंडरस्टैंड किया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, जो उन्होंने एक बुनियाद रखी थी इंडिया के अंदर इस्लाम को मजबूत करने की, और जो इस्लाम, हिंदुइज्म या दूसरे क्रिश्चियनिटी ने इस्लाम को खोखला करना शुरू कर दिया था, मुसलमानों को वीक करना शुरू कर दिया था, उसको ठीक करने के लिए इंस्टीट्यूशंस ने रिफॉर्मिस्ट एक एजेंडा इन्होंने लॉन्च किया, जो कि मुसलमानों की तरक्की और मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए था। उसमें उसमें जी देवबंद मूवमेंट सबसे पहला आता है जी, अगर देखा जाए, क्योंकि 1857 की वॉर के बाद आपको पता है मुसलमानों के ऊपर इल्जामात आना शुरू हो गए थे, और अंग्रेज भी बड़े चालाक थे, उन्होंने हिंदुओं पर कोई इल्जाम ज्यादा नहीं लगाया एज सच, ज्यादातर मुसलमानों को ही इल्जाम लगाते रहे। अब मुसलमान एक ऐसा तबका था जो कि मिनॉरिटी के अंदर था, आपको पता होना चाहिए। अब जब मिनॉरिटी की बात आती है तो कमजोर होती है किसी भी इलाके में। अगर मिनॉरिटी की बात करें, वो क्यों कम में होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम थे। तो अब अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर हम मुसलमानों को ब्लेम नहीं करते तो हिंदुओं को हम खुश नहीं कर पाएंगे। तो हिंदुओं का साथ देने के लिए उन्होंने मुसलमानों पर ब्लेम किया और हिंदुओं को ऊपर लेके आए। मुसलमान नीचे चला गया, और इधर क्रिश्चियनिटी भी बढ़ रही थी, और हिंदूज अब मुसलमानों के ऊपर अटैक करना, जो हिंदू रेडिकल हिंदूज थे, दूसरे हिंदू नहीं, हिंदू अच्छे भी होते हैं, हिंदू रेडिकल्स जो थे, वो मुसलमानों को रिकन्वर्ट करा रहे थे हिंदुइज्म में थे ना मुसलमान। तो वो पैसों के लालच में लोग फिर कन्वर्ट हो रहे थे। तो इन चीजों को देखते हुए इंस्टीट्यूशंस का बड़ा एक अहम रोल है। अब ये डिटेल ऐप इसकी बैकग्राउंड बताने का ये मकसद था, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं कि इसकी फिलोसफी क्या है, इंस्टीट्यूशंस बने क्यों है, इसकी वजह क्या थी। चलें जी। देवबंद मूवमेंट जो मदरसा एक किया गया, ये कायम ही इसीलिए हुआ क्योंकि आपको पता है, जो क्रिश्चियंस आ गए थे, क्रिश्चियंस आ गए थे, वो ना क्या कर रहे थे, अपने मिशनरीज भेज रहे थे। मिशनरीज ये होते हैं जैसे हमारे जो चिल्ले पे नहीं जाते हमारे जो मौलवी दावत तबलीग करते, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में उनकी भी दावत तबलीग होती है जी। उनके मिशनरीज होते हैं, मिशंस कहते हैं, वो जाते हैं। और इनका काम ये नहीं होता कि सिर्फ उनको तबलीग की दावत देना, ये सिर्फ एक ही मकसद होता है, कन्वर्ट कराना दूसरे मजाहिब को अपने मजहब के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने स्टेप्स लिए, जिनमें दो बंदे बहुत, तीन बंदे बहुत अहम है। उनमें से दो, मोहम्मद कासिम ननोतवी। मोहम्मद कासिम ननोतवी ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने लीड किया देवबंद मूवमेंट को। अब देवबंद मूवमेंट नाम कहाँ से है? देवबंद एक सिटी है जी, इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर एक सिटी है, जो कि शरणपुर डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है। और शरणपुर डिस्ट्रिक्ट किसमें? वाकई यूपी के अंदर। और ये एमसीक्यू लाया हुआ है।
याद रखना है कि कहाँ पे वाक़ है देवबंद, क्यों देवबंद कहा गया। देवबंद शहर एक इलाके का नाम है, ऐसे समझ लें, इस डिस्ट्रिक्ट के, शरणपुर डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके का नाम है। तो दो बंदों ने कायम किया जी देवबंद इंस्टीट्यूट। एक थे मोहम्मद कासिम ननोतवी, एक थे राशिद अहमद गंगोई। राशिद अहमद गंगोई, दो बंदे याद रखने हैं आपने। किसी भी इंस्टीट्यूशन का फाउंडर का नाम पूछा जाता है, और कब बना, वो बना 1866 के अंदर। कब बना? 1866 के अंदर। इसी तरह उसमें एक मस्जिद भी बनी जो कि 1867 के अंदर बनी। तो आपने 1866 वाली डेट याद रखनी है, एमसीक्यू में बार बार पूछा गया है। एक और एमसीक्यूज आता है इसके अंदर, वो मैं देना भूल गया हूँ, कि इसके लिए फंड किसने इकट्ठे किए। फंड्स, ये आप लिख लें साइड पे। फंड इसके लिए इकट्ठे किए, एक बंदा था, उसका नाम था हाजी आबिद खान। ये खाली हाजी आबिद समझ लें, हाजी आबिद। इसने फंड्स इकट्ठे किए थे, और इन्होंने लीड पॉइंट किसको दिया था? मोहम्मद कासिम ननोतवी को और राशिद अहमद गंगोई को। ये दो बंदे थे जिन्होंने ये लीड किया। अच्छा, अब इसका मकसद क्या था देवबंद इंस्टीट्यूट का? ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। इसका मकसद बड़ी आसान सा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। इनका मकसद था इस मुसलमान किस्म का कन्वर्ट हो रहे थे उनको वापस लेके आना, और मुसलमानों के अंदर एक रिलीजियस तालीम को दोबारा से उजागर करना था। जस्ट इतना ही था। और आपको पता होना चाहिए, ये देवबंद वाले, ये देवबंद मूवमेंट वाले, ये अलीगढ़ मूवमेंट के खिलाफ थे। अलीगढ़ मूवमेंट को ये कहते थे, ये अंग्रेजों वेस्टर्नाइज करना चाहते हैं तालीम को, और ये इसके खिलाफ थे। ये कहते थे कि इस्लाम के अंदर वेस्टर्नाइजेशन अलाउ नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। इसी तरह इन्होंने सर सैयद अहमद खान के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म किया, ये जो अलीगढ़ मूवमेंट चला रहे हैं ये सही नहीं है। तो ये अपोजिट थे अलीगढ़ मूवमेंट की, ये चीज आपने याद रखनी है। और ये इन्होंने ना नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, आगे चलते हैं। इतनी चीजें याद रखनी चाहिए आपके लिए, काफी है। ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट सिंपल अगर समझे, सर सैयद अहमद खान का एजेंडा था। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि जनाब मुसलमानों के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन का किया जाए, उनकी ग्रोथ की जाए। क्यों? क्योंकि 1857 की वॉर के बाद मुसलमानों को ही इल्जाम लगाया, उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने इंसाइट किया, इन्होंने इग्नाइट किया इस वॉर को, और इन्हीं की वजह से ये वॉर हुई। हालांकि ऐसा नहीं था। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अक्सर आपने सुना होगा, दोनों लीडरशिप इकट्ठी होकर लड़ी थी। तो इसमें आप खाली मुसलमानों को ब्लेम नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए सर सैयद ने एक अपना रिसाला भी शाये किया था, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, या इसको कहते हैं असबाब बगावत हिंद। तो उन्होंने इधर ये बताने की कोशिश की आपका कसूर है, और मुसलमानों को भी सर सैयद अहमद खान ने तनकीद की कि आप क्यों इतना कंजर्वेटिव हो गए हो, आपको लिबरल होना चाहिए, आपको वेस्टर्न एजुकेशन सीखनी चाहिए, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, अपने आप को क्यों कंजर्वेटिज्म की तरफ लेके जा रहे हो। इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए लंदन गए थे 1869 में, आपको बताया था मैंने। 1869 में ये लंदन गए थे, और लंदन में 1870 में वापस आए। और लंदन के अंदर इन्होंने एक काम किया कि जो उनकी तालीम का सिस्टम था ना, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, इनके सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश की इंडिया के अंदर। और उसके लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया स्कूल के नाम से, MAO स्कूल। MAO कहते हैं मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, एंग्लो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। अब ये स्कूल बना 1875 के अंदर, ये हमने पिछली दफा किया था। 1875 के अंदर स्कूल खोला, और इस स्कूल के अंदर ज्यादातर अंग्रेजी की एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। इंग्लिश और साइंस, मैथमेटिक्स, इनको इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की कि ये मुसलमानों के अंदर कम है इनका फुकदान इंग्लिश और साइंस का। तो इन्होंने इंग्लिश और साइंस के बड़े बड़े अच्छे टीचर्स और प्रोफेसर्स रखे, और इंडिया के कॉर्नर से लोग पढ़ने आते थे, आपको पता होना चाहिए। और ये अलीगढ़ मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अलीगढ़ सिटी है यूपी के अंदर ना, सॉरी। तो अलीगढ़ के नाम से इसलिए इसको रखा गया, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर ही इस स्कूल को बनाया गया था। ठीक है, तो अलीगढ़ मूवमेंट इसलिए इसको कहते हैं। और काफी अच्छे अच्छे होनहार लीडरशिप यहाँ से निकल कर आए। तो ये याद रखना है आपने। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अलीगढ़ मूवमेंट 1870 से ही स्टार्ट हो गई थी। 1870, क्योंकि 70 के अंदर ये वापिस आए थे ना, तो उन्होंने फंड इकट्ठा शुरू किया पहले करना। 1872 में फंड क्रिएट किया। फिर 3 साल बाद 1875 में वो स्कूल बनाने में
वो हुए, सक्सेसफुल रहे, और 1877 में वो कॉलेज बन गया, इस तरह ये बढ़ता गया आगे। अच्छा, एक और चीज याद रखें, जो देवबंद थे ना, देवबंद वो खाली रिलीजियस एजुकेशन दे रहे थे, और अलीगढ़ मूवमेंट वाले ये सारी अंग्रेजी की एजुकेशन दे रहे थे। अब ये इनके कॉन्ट्रास्ट में थे आपस में। अब ये नहीं था कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो दोनों को दे, यानी कि दोनों मिक्सचर एजुकेशन, उसमें इस्लामिक भी हो, उसमें अंग्रेजी की एजुकेशन भी हो। तो उसको पूरा करने के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन का क्या नाम होता है 1894 के अंदर, 1894 के अंदर, उसको कहते हैं नदवतुल उलमा। नदवातुल उलमा, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जी देखो, देवबंद वाले रिलीजियस एजुकेशन को तो देख रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी के एजुकेशन को वो नहीं देखते। और जो अलीगढ़ वाले हैं वो ज्यादातर उनका फोकस वेस्टर्नाइज्ड है, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इस्लाम को भूलते जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा हम क्यों ना मिक्सचर दें उसका। तो इन्होंने कहा हम मिक्स एजुकेशन पे आएंगे। मिक्स एजुकेशन का मकसद क्या होगा, उसमें रिलीजियस भी होगी, उसमें आपका जनाब अंग्रेजी एजुकेशन भी होगी। तो उसके लिए नदवतुल उलमा को का कयाम किया गया। तो इसके बारे में आगे आता है, उसमें पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके मकासद ये थे कि मुसलमानों के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को कायम करना, और ट्रस्ट बिल्ड करना गवर्नमेंट और मुसलमानों के दरमियान, क्योंकि ये जो सर सैयद खुद थे ना, ये खुद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर चुके थे और वहीं से रिटायर्ड हुए थे। और ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ठीक है उन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन आप कब्जा लड़ाई से नहीं छुड़वा सकते। आपने आपको पहले उस काबिल बनाना होगा, क्योंकि आप इतने कमजोर थे तो वो आके कब्जा कर लिया उन्होंने। अब इसको छुड़वाना है तो आपको उन जैसा पावरफुल होना पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये भी ठीक है कि देखो, अगर आपके पास कोई मॉडर्न ना, ना हथियार है ना असले, आप लड़ भी नहीं सकते उनके साथ, ना आपके पास बात करने की शक्ति है, वो आके आपके ऊपर आप राज कर रहे हैं। तो उनको टक्कर देने के लिए, उनसे बात करने के लिए आपको बात करना भी आता हो, आपको पॉलिटिक्स भी आती हो, आपकी इकोनॉमी भी अच्छी हो, सारी चीजें अच्छी कैसे होंगी, वो एजुकेशन से होंगी। इसलिए उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई। तो ये चीजें याद रखनी है आपने। अच्छा, इसमें रोल बड़ा एक रहा है इन्होंने ना। एक चीज याद रखना, अगर एमसीक्यूज में पूछ ले, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर बनी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के एक बंदा था, सिविल सर्वेंट, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसने बुनियाद रखी थी जी कांग्रेस की, और इसको सपोर्ट किया था देवबंद ने। ये याद रखना है, देवबंद ने सपोर्ट किया था, एग्री किया था। लेकिन जो अलीगढ़ वाले थे, अलीगढ़ वाले सर सैयद जिसमें शामिल हैं, उन्होंने इसको डिनाई किया था, ये कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर सैयद देख रहे थे कि अगर ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी निकल के आती तो मुसलमान पिस के रह जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की हुकूमत होती है, मिनोरिटी पिस के रह जाती है। अनटिल अनलेस के आपको एक अलग सा एक निज़ाम न दिया जाए जिसमें आपकी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आपको वोट हिंदू तो नहीं देंगे ना। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कायम रखे। वो जो जो जाके हमें मिला था 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते थे, उर्दू में उसको कहते थे जुदागाना इंतखाबात का कयाम। ठीक है। तो देवबंद ने इसको सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और अलीगढ़ वालों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सर सैयद अहमद खान खिलाफ थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो काफी तनकीद करते थे इनके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर कुछ थ्योरी लिखी हुई है कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़े। इम्पैक्ट ये पड़ा कि मुस्लिम लीडरशिप निकल के आई। अब आगे जाके आप देखते हो ना, अली बरादरान, लियाकत अली खान, ये जितने भी बड़े बड़े नवाब निकले, जितने भी बड़े लीडर्स निकले ना, ये या अलीगढ़ मूवमेंट से निकले, नदवतुल उलमा से निकले। ये याद रखना है आपने, हमेशा याद रखना है। इसलिए इम्पोर्टेंट है इन दोनों को पढ़ना। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमारी आगे पाकिस्तान मूवमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने पाकिस्तान हासिल कैसे किया, आपको इस चीज का एक, ये बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता हमें। मैंने जब स्टडी किया, मैंने देखा जो अलीगढ़ मूवमेंट है ना, अलीगढ़ मूवमेंट और इसके अलावा नदवतुल उलमा, ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने लीडर्स प्रोड्यूस किए, और लीडर्स वो जाके एट द एंड हमें पाकिस्तान दिलाने में वो कामयाब हुए। अब आपको एक बात बताऊं, एक लीडर है जनाब आपके इंडिया, वो इंडिया को उन्होंने सपोर्ट किया था, अबुल कलाम आजाद, आपको याद होगा। तो वो भी इन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए थे। अब मुझे वो याद नहीं है, या अलीगढ़ मूवमेंट से थे या नदवतुल उलमा से थे। तो उन्होंने भी यहीं से तालीम हासिल की थी, हालांकि वो इंडिया की सपोर्ट में थे। लेकिन अब बाकी अगर देखे जाए, ये अली बरादर हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके
लियाकत अली खान साहब हो गए, और भी नवाब, बाकी बहुत ज्यादा नवाब थे, वो भी यहाँ से निकल के आए। तो आप जब इसको स्टडी करोगे ना, आप इनकी लिस्ट भी तैयार कर सकते हो कि कौन कौन से जो बंदे थे वो कौन सी मूवमेंट से निकल कर आए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक आप जाइएगा नहीं, मैंने एक अनाउंसमेंट भी करनी है आपके आगे फ्यूचर के लिए। आप इसको, अक्सर लोग परेशान रहते हैं ना कैसे सिंगल पेपर पे रिलाई करें, तो थोड़ा मैं उनको सीएसएस की गाइड भी आज करूंगा कि आप कैसे सीएसएस को साथ साथ चला सकते हो चीज़ों को। तो आपके लिए लाजमी बैकअप प्लान लाजमी रखें अपना, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना किया करें। तो मैं आपको बताऊंगा, आप रहिएगा मेरे साथ, ये लेक्चर के फौरन बाद मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। आज का लेक्चर हमारा छोटा है, बड़ा नहीं है इतना। अच्छा, आपको पता है अलीगढ़ मूवमेंट को अपोज भी किया गया था। अच्छा, आप में से कोई बंदा जमालुद्दीन अफगानी को जानते हैं? जो सीएसएस का है उसको तो पता होगा। जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन अफगानी एक ऐसे बंदे थे जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। ठीक है, और ये अंग्रेजों को भगाएं इंडिया से। और ये जलालुद्दीन अफगानी बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ाया जाता है। अब इनका एजेंडा था पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म क्या होता है कि आप जनाब अंग्रेजों को निकालो यहाँ से, और एक इंडिया के अंदर इस्लामिक यूनिटी लेके आओ, और हिंदू मुस्लिम भी आपस में मिलकर अंग्रेजों को भगाएं यहाँ से। बाकी भी काफी लोग थे, जिसमें अकबर अलाहाबादी आपने सुना होगा, एक शायर थे, वो भी इसके खिलाफ थे। काफी लोग इसके खिलाफ थे मूवमेंट के, वो कहते थे ये वेस्टर्नाइज्ड है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसका इतना इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है एमसीक्यूज की। आगे चलते हैं हम। अंजुमन हिमायत इस्लाम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अक्सर पूछ लेता है कि अंजुमन हिमायत इस्लाम किसने बनाया, किसने शुरुआत की अंजुमन हिमायत इस्लाम। आपको पता है एक इवेंट हुआ था 1883 के अंदर। अ सैयद लेडी, एक सैयद लेडी थी, along with her 3 children converted to Christianity। आप खुद सोचें, एक सैयद औरत थी, अपने 3 बच्चों समेत उन्होंने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम, क्रिश्चियनिटी की तरफ। क्यों? आपको पता है, गुर्बत, वही चीजें, प्रेशर, एक ऐसी सोसाइटी में रहना जहाँ पर मुसलमान सेफ नहीं है। तो अपने आप को एक प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आपकी तालीम नहीं होगी, आपकी सोसाइटी आपका साथ नहीं देगी, आप जाहिर बात है अपने जीना तो है इस दुनिया के अंदर, वो कन्वर्ट कर गई। तो ये दुख हुआ काफी ना लोगों को। तो एक बंदे थे, एक बड़े अच्छे इंसान, एक अच्छे आदमी थे, जिनका नाम था मौलाना काजी हमीदुद्दीन। खलीफा हमीदुद्दीन भी कहते हैं, काजी हमीदुद्दीन भी कहते हैं, खलीफा हमीदुद्दीन भी कहते हैं। इन्होंने काफी लोगों को इनवाइट किया, जो कि मौलाना हजरात थे या फिर पब्लिक फिगर्स थे, उनको इकट्ठा किया लाहौर के अंदर। और एक एक नई तंजीम इन्होंने बनाई जिसको कहा गया अंजुमन हिमायत इस्लाम, जो कि बनी 24 सितंबर 1884 को। ये बहुत ही ज्यादा आते हैं एमसीक्यू में। मैंने तो जब से पीपीएससी का मैंने देना स्टार्ट किया था, मुझे तो हर दफा ये मिला है एमसीक्यू। 24 सितंबर 1884, लाहौर के अंदर। तो इनका बड़ा रोल था पाकिस्तान मूवमेंट में, अंजुमन हिमायत इस्लाम का। खास तौर पर ये स्टूडेंट्स हैं जो इनके अंजुमन के, ये काफी इन्होंने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिएशन को। आगे चलते हैं जी, इसका यही पूछ सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव ये था कि एजुकेशन, फीमेल और मेल दोनों के लिए एजुकेशन को स्मूथ करना, उनको प्रोवाइड करना, और इस्लामिक वैल्यूज को क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे और जो हिंदू रिवाइवलिस्ट थे या हिंदू रेडिकल थे, उनके खिलाफ अपनी जो इस्लामिक वैल्यूज को ऊपर उठाना है, और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बोथ वुमेन एंड मेन को। जी, क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट। खलीफा, खलीफा नहीं था उसका नाम, खलीफा हमीदुद्दीन था। उनका नाम था खलीफा हमीदुद्दीन। और यही पहले प्रेसिडेंट बने थे अंजुमन हिमायत इस्लाम के। और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जो बने थे वो गुलाम मुल्ला कसूरी बने थे। तो ये भी आ जाते कभी कभी, ये नीचे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसकी कुछ और डिटेल लिखी हुई है, इसकी इनकम कितनी थी और कैसे इन्होंने सरवाइव किया। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा है। नदवतुल उलमा, जैसे मैंने बताया है जी, 1894 में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला गया। इन्होंने